आज हमारे साथ देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ कर्नल आर एस सिंह साहब हैं। आप सब जानते हैं कि देश में जो भी घटनाएं घट रही हैं, चाहे पंजाब में हो चाहे कश्मीर में हो, ऐसे तमाम वो मुद्दे जिन्हें भारतवर्ष में एक बहुत बड़ी संख्या में लोग ये समझते हैं कि ये भारत का आंतरिक मामला है और कुछ लोग इन्हें लॉ एंड ऑर्डर की समस्या समझते हैं। अभी हाल के दिनों में मैं, कर्नल आर एस सिंह साहब, जी डी बख्शी, प्रोफेसर पवन कुमार, विष्णु शंकर जैन, हम सब लोग बनारस में थे और सिंह साहब ने जो किताब इंग्लिश में लिखी थी, नो द एंटी नेशनल, उस किताब का हिंदी संस्करण वहाँ छपा और बड़े सारे लोग वहाँ आए, उन्होंने देखा। यूँ तो उस पर चर्चा करने का इस वक्त कोई मकसद नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल के दिनों में जो कश्मीर में हो रहा है, जो पंजाब में आपने देखा, इन घटनाओं का एक बहुत बड़ा और बहुत, जिसे कह सकते हैं कि संगीन, जिसे हम कहें कि इसका अंतर्राष्ट्रीय इसके डायमेंशंस हैं। और कश्मीर के अंदर मज़हब की राजनीति को आगे रख करके जो अपने सियासी मकसद हैं या सामरिक महत्व जिसको कह सकते हैं, उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। और ये कोई नई बात नहीं है। आज भी कश्मीर में अगर हम कहें कि 1991 में जो एक्सोडस हुआ, 1990 में जो एक्सोडस हुआ, वो 7वीं बार हुआ और ये पलायन का सिलसिला मज़हब के नाम से पिछले कई साल से चल रहा है। जो इस वक्त मौजूदा स्थिति है, जो कश्मीर में घट रहा है, उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी साफ नज़र आती हैं कि क्या कश्मीर में जो भी कुछ हो रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर है, या कश्मीर के अंदर जो लोग इसको एक मजहबी जंग के तौर पे कई सौ सालों से लड़ रहे हैं, उसे इग्नोर करके क्या ये विकास और नॉन विकास का झगड़ा है? क्या कश्मीर में सड़क अच्छी नहीं है या स्कूल अच्छे नहीं है, इसकी प्राप्ति के लिए लड़ा जा रहा है? ये इस तरीके के तर्क इस देश में पिछले 70 सालों से दिए जा रहे हैं। सिंह साहब, मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि आज कश्मीर में आइडेंटिटी कार्ड देख करके हिंदुओं का, सिखों का खुलेआम कत्लेआम हो रहा है। एक जमाने कहा जाता था कश्मीरियत, हिंदुस्तानियत, तो ये तमाम किस्म के झूठे मक्कारी भरे नारे लगाए गए, ये राजनीतिक लोगों ने लगाए। लेकिन जितने भी मूवमेंट चले पिछले 70 साल में, तलवार हिंदू की गर्दन पर ही चली। और जब जब हिंदू की गर्दन कटती है, तब तक कुछ लोग बाहर निकल आते हैं कि देखिए साहब, ये कश्मीरियत है, कुछ लोग भटक गए हैं। एक पागल किस्म का आदमी, कांग्रेस पार्टी का लीडर, ये कहता है कि जो बच्चों ने बंदूक उठाई है, उनकी टीस को दूर करना है, उनकी तकलीफ को दूर करना है। 70 सालों में हजारों लाखों कश्मीरी हिंदू पंडितों को मार करके, उनके साथ जघन्य अपराध करके उन्हें अपनी धरती से अलग कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी कश्मीर में हर मुसलमान, वो किसी पार्टी का हो, किसी ग्रुप का हो, वो इसी किस्म का राग अलापता है जैसे इनको पता नहीं इनकी वो कौन सी टीस है जिसे दूर किया जाए। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिन लोगों को, 5 लोगों का जो कश्मीर में अभी हाल के दिनों कत्ल हुआ, वो कौन सी ताकतें हैं जो परमानेंट हैं और इस तरीके के कत्लों को इंटेलेक्चुअली जस्टिफाई करते हैं, रीजन देते हैं। और वो आतंकवादी जो हथियार चला के मारते हैं, ये चाहे अब्दुल्ला हो, चाहे उमर हो, चाहे फारूक हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे सोज हो, चाहे गुलाम ने, सब एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं और सब ने अलग अलग पार्टी में दुकानें चला रखी हैं। आखिर इसका लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन क्या है? कैसे ये किलिंग रुके कि हिंदू ही कटेगा और हिंदू को ही प्रमाण पत्र देना होगा सेकुलरिज्म का? इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, सबसे पहली बात तो आपने कश्मीरियत की, तो मेरा ये सवाल है तमाम अपने हुक्मरानों से और हमारे भारत के जो नागरिक हैं उनसे, कि कौन सा ऐसा मदरसा है कश्मीर में जहां कश्मीरियत की पढ़ाई होती है, जहां कश्मीर का इतिहास पढ़ाया जाता है, खास करके वो इतिहास जो कि उनके हिंदू इतिहास का हिस्सा हो। और कहते हैं कि नेशन बिल्डिंग जो है, राष्ट्र का निर्माण जो होता है, वो 2 चीज़ों पे निर्भर करता है। वो है शेयर्ड सेंस ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। इतिहास और भूगोल दोनों के बारे में
जब तक लोगों के दृष्टिकोण में समानता नहीं होगी, कभी भी राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता है। तो कश्मीर के संदर्भ में या भारत के सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के संदर्भ में एक बात तो है कि जब भी इनके हिंदू पास्ट की बात की जाती है, हिंदू इतिहास का जब आईना इनको दिखाया जाता है, तो उस आईने से भागते हैं, उसकी साए से भागते हैं, और वो उसे एक डार्क जोन या फॉरबिडन जोन माना जाता है कि आप वहाँ नहीं जा सकते। उस डार्क जोन में ना तो इरफान हबीब जाएगा कभी, ना कभी जावेद अख्तर जाएगा, कोई नहीं जाता उस डार्क जोन में। तो कभी कभी तो मुझे लगता है कि क्या मुसलमानों को इतिहास पढ़ाना चाहिए, क्या उनकी नियुक्तियां सही हैं, क्योंकि वो 14 साल को बहुत बड़ी बात नहीं है। 1400 साल का ये इतिहास इस तरह से इस पे चुप्पी लगा देते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये एक बात है। दूसरी बात, आपने कहा कि वहाँ पर अभी जो हुआ कश्मीर में, जो आपने कहा कि लोग तरह तरह के डेफिनेशंस देते हैं, व्याख्याएं कर देते हैं जिहाद के बारे में, इस्लाम के बारे में। वो कोई कहता है रेडिकल इस्लाम है, कोई कहता है ये फंडामेंटलिस्ट इस्लाम है, कोई कहता है ये मॉडरेट इस्लाम है, कोई कहता है ये एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम है। आप बताइए कि किसी भी इस्लामिक मुल्क में क्या वहाँ के हुक्मरान ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं? जब इस्लाम ही नहीं मानता कि हमारे बीच में ऐसी कुछ शाखाएं हैं जो कि एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो कि रेडिकल हैं, तो आप कौन होते हैं उसको डिफाइन करने वाले, उसकी व्याख्या करने वाले? आप किसी से आप कर लीजिए, इमरान खान क्या या कोई भी, चाहे वो सऊदी अरब, वो कोई ये नहीं कहते, ये वर्ड वो कभी नहीं यूज़ करते हैं कि रेडिकल। हाँ, ये सैफुद्दीन सोज की तरह ज़रूर बोलेंगे कि ये लोग कुछ लोग हैं जो कि बहुत चिंतित हैं, जो असंतुष्ट हैं, ये बातें कहेंगे, बट दे विल नेवर यूज़ वर्ड्स लाइक दीज, जो ये आपके बनाए हुए शब्द। और इसलिए, क्योंकि इसका कारण समझिए, इसका कारण ये है कि जैसे ही आपने कहा कि ये रेडिकल, हम मतलब इसके पीछे जो मानसिकता है कि आप जब बोलते हैं रेडिकल इस्लाम, फंडामेंटलिस्ट इस्लाम, एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम, तो आप कहना क्या चाहते हैं साहब कि देखिए कुछ चंद लोग हैं ऐसे, कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो ऐसी विचारधारा के हैं, बाकी सब बहुत अच्छे हैं। और जब आपने ऐसा डेफिनेशन दे दिया तो फिर आपको कोई कार्रवाई करने की जरूरत ही नहीं है। आपने जब कहा कि थोड़े लोग हैं, चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, तो फिर आपने कोई कार्रवाई नहीं है। उसके बाद ये कह के मदरसे चाहे वो प्रोलिफरेट होते ही जाएं, वो मस्जिदों में कुछ भी खुतबे पढ़े जाएं, उससे मतलब आपने उसको पूरी छूट दे दी ये बात कह के। तो ये पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट चुनाव के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और ख़ास करके हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए ये ठीक नहीं है। अब आपने पूछा कि क्या हो रहा है कश्मीर में, तो देखिए इसके दो पहलू हैं। एक पहलू है ये इसका टेरिटोरियल डायमेंशन, एक टेरिटोरियल फैसेट है, और दूसरा है इसका सिविलाइजेशनल फैसेट। 5 हमारे आर्मी के पर्सनल शहीद हुए, वो एक तरह से आप कह सकते हैं एक टेरिटोरियल डायमेंशन है इसका। LOC पे क्या हो रहा है वो इसका एक टेरिटोरियल डायमेंशन है, फैसेट है। सीज फायर का था, उल्लंघन हो गया, ये सब रूटीन चीज़ें हैं, ये सब टेरिटोरियल डायमेंशन है। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन हो रहा है, टेरिटोरियल डायमेंशन है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या ये कानून और व्यवस्था की समस्या है, दिस अ टेरिटोरियल डायमेंशन।
लेकिन एक गोलगप्पे बेचने वाले का, मैं पासवान की बात कर रहा हूँ, पासवान को कोल्ड ब्लड में मारना वो सिविलाइजेशनल डायमेंशन है। बिंद्रू जो कि इतने रिस्पेक्टेड वहाँ पे कश्मीरी हिंदू थे, जो कि दवाइयों का व्यापार करते थे। 90 में भी नहीं वो बेचारे गए, उसके बावजूद भी रुके रहे। और साहब, दवाइयों का मजहब नहीं होता है, दवाइयों का तो कोई मजहब नहीं होता है ना, लेकिन जिहाद का मजहब होता है। ठीक है ना। अब उन दरिंदों को उनकी पुत्री अपने बड़ी दुखी अवस्था में, वाजिब सी बात है, बहुत पिता को खोया है, अब इनको वो समझाने का कोशिश कर रही है, उनको हवाला दे रही हैं इस्लाम को, सच्चे इस्लाम का। अगर ये इतने समझने वाले लोग होते तो फिर बात ही कुछ नहीं थी। ये तो 1400 साल से ये चला आ रहा है। ठीक है, करेक्ट। हाँ। तो ये इसका उनको, उनकी हत्या टेरिटोरियल डायमेंशन है, ये सिविलाइजेशनल डायमेंशन है। 26 से 11 जो हुआ वो सिविलाइजेशनल डायमेंशन था। जो एक्सोडस हुआ 1991 में, वो सिविलाइजेशनल डायमेंशन था। अभी जो अफगानिस्तान में जो हो रहा है, क्या हुआ साहब? ये सिविलाइजेशनल डायमेंशन की आप बात समझिए कि अभी बहुत कम लोगों को शायद ये मालूम है। हम लोग बहुत कहते हैं कि अफगानिस्तान में उन्होंने हथियार रख दिए, वहाँ की सेनाओं ने, जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस थे। बात ऐसी नहीं थी। बात असल में वहाँ क्या है कि कुछ अफगानियों ने ही अपने देश को बेच दिया, और उसमें जो इनका रिप्रेजेंटेटिव था, जो पॉइंट्समैन था स्टन कज़ाई दोहा में, वो और इनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमीदुल्लाह मोहिब, इन दोनों ने पाकिस्तान के आईएसआई या मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट मिलकर एक समझौता किया कि हम तालिबान का जो टेक ओवर है उसको फैसिलिटेट करेंगे। और 3-4 महीने से ये पूरी कार्रवाई शुरू हो गई थी। उन्होंने जगह जगह पर अपने कमांडर्स रखे। वो कमांडर्स जो कि इनके लोग थे, कोई अगस्त में 6 से लेकर 13 अगस्त के बीच में कम से कम 7 कोर्स थे वहाँ पे। 7 में से 5 कोर जो है उन्होंने, उनके लोगों ने सरेंडर कर दिया बिना किसी फाइट के। अब ये सब पूरा, ये इनका ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहिब साहब हैं, इनका पूरा ये सब तय किया हुआ था। तो उसने मुल्क बेच दिया। अब वो मोहिब जो है, ही इज अ ब्रिटिश सिटीजन, आपको मालूम। और उसके रिश्तेदार, आप वो रिश्तेदार एक वो कहते हैं ना, ढूंढते रह जाओगे, आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। लोगों ने बहुत कोशिश की कि इसका कोई रिश्तेदार अफगानिस्तान में नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी चाल थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की आईएसआई एक अपनी सरकार इंस्टॉल करने में कामयाब रही अफगानिस्तान में। दुनिया में ऐसे मिसाल देखने को बहुत कम मिलता है। ये पहली बार है कि कोई एक शाखा, एक सरकार की एक शाखा जो कि आईएसआई है, उसने अपनी एक सरकार स्थापित की हो। और ये भारत में भी ये ऑलमोस्ट कामयाब, करीब करीब कामयाब हो चुके थे 26 से 11 में। जो आज अफगानिस्तान में इन्होंने तालिबान की सरकार बनाई, ये आप कह रहे हैं कि 26/11 जिस डिज़ाइन के तहत एक इलेक्शन से पहले किया गया, या नहीं पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी भारत में उस वक्त की सरकार जो सोनिया गांधी के ज़ेर क़यादत में थी,
उसे स्टेब्लिश करने के लिए ये 26/11 करके यहाँ की सरकार को इनडायरेक्टली स्टेब्लिश किया, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, वो उसके दो कारण थे। वो मतलब वो अपनी सरकार लाना चाहते थे। वो उसमें उनको फेलिसिटेट तो किया ना, उनको फेलिसिटेट किया फैसिलिटेट किया उस घटना। लेकिन आपको तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि उनका डिजाइन और बहुत बड़ा था, वो किस तरह से आरएसएस को बैन करवाना चाहे और वो सब कर, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ वो अल्टीमेटली तभी तो ये रोता था, ये दिग्विजय सिंह तभी तो रोता था पार्लियामेंट में, तभी तो हफीज सईद वो डरा हुआ था, ये सारे डरे हुए थे, क्योंकि इनकी सबकी चाबी पाकिस्तान के हाथ में है, आईएसआई के हाथ में है। इनसे तो जो चाहे वो करवा ले। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक और मैं बात बता दूं आपको कि लोग तो ये टेरिटोरियल और सिविलाइजेशनल डायमेंशन है, लाइन ऑफ कंट्रोल, कॉर्डन एंड सर्च, ये सब टेरिटोरियल डायमेंशन है। सिविलाइजेशनल डायमेंशन है आपका ये एक गोलगप्पे वाले को मार देना, एक वो टीचर को मार देना, उसको जिसका आप कह रहे हैं कि मतलब जो आइडेंटिटी कार्ड, अच्छा ये जो हमारी ये महिला जो टीचर जो थी, शिक्षिका, आपको मालूम है साहब कि इन्होंने एक मुसलमान बच्ची को जो अनाथ थी उसकी ये परवरिश कर रही थी। अब पता नहीं अब इसके बाद क्या है, उसकी परिवार उठा के ले जाएंगे इसको, 1400 साल से जो कर रहे हैं वही काम करेंगे, और फिर अरब में जो क्या करेंगे उसके साथ करेंगे, ऐश करेंगे, क्या करेंगे, ऐश से आप मेरी मतलब समझ रहे हैं, सर करेंगे, वो पता नहीं क्या होगा। उसको मार दिया इन्होंने। जो वो एक पिक्चर थी ना, ये कौन सी वो पिक्चर थी, वीर ज़ारा, जिसमें वो मुसलमान लड़की, और ये सब वो पिक्चरों में दिखाने के लिए ठीक है, असली चेहरा वही अरब का है, 1400 साल पुराना वाला। अगर ये चेहरा नहीं होता तो ये इस तरह की उस शिक्षिका की, जो कि एक सिख पंथ से जिनका वास्ता था, ऐसा नहीं किया जाता। तो एक और मैं आपको बात बता दूं कि देखिए, जो युद्ध पद्धति जिसको फॉर्म ऑफ वॉरफेयर कहते हैं ना, कई तरह वॉरफेयर होते हैं। जो असल उत्तर में हुआ, मान लीजिए टैंक वॉरफेयर, हाँ, वो एक कन्वेंशनल वॉर का है, पारंपरिक युद्ध का एक तरीका, एक इंगेजमेंट था। ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम मान लीजिए, वो एक पहलू था। कारगिल में जो हुआ पहाड़ों पे, वो एक पहलू था। डेजर्ट स्टॉर्म जिसमें एयर पावर का यूज़ किया गया, वो एक पहलू था कन्वेंशन। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ, एक वो पहलू था वॉरफेयर का। लेकिन दुनिया ने कभी इस बात पर तवज्जो नहीं दी है कि एक और फॉर्म ऑफ वॉरफेयर है जो इनसे भी ज़्यादा खतरनाक है, वो है जिहादी वॉरफेयर, जिसकी महारत केवल पाकिस्तान के पास, जिसकी महारत केवल पाकिस्तान पर है। और मेरी ये राय है कि हिंदुस्तान में बाकी फॉर्म ऑफ वॉरफेयर पढ़ाया जाए, ज़रूर पढ़ाया जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा एम्फेसिस आपको जिहादी वॉरफेयर पे देना होगा, क्योंकि जिहाद आपको चारों तरफ से जकड़ रहा है। जो आपकी सब कॉन्टिनेंट में स्थिति है, जो पूरी जियोपॉलिटिकल स्थिति, वो दुनिया में कहीं नहीं। तो इसलिए आप जो कश्मीर में हो रहा है, कृपया उस नज़रिए से देखिए।